हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। हम यहाँ पे कर रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमारे टॉपिक वाइज चले हुए हैं और प्लस क्वेश्चन यानी कि PYQ। तो टॉपिक हमारा कल कौन सा खत्म हुआ था? संधि वाला। संधि हमने कर ली थी कंप्लीट। आज हम करेंगे समास। देखते हैं भाई समास क्या होता है, कैसे व्याकरण के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो किसे कहते हैं समास? पहले हम देखेंगे कि समास शब्द होता क्या है। समास शब्द के जब हम टुकड़े करेंगे सम प्लस आस, ये सम माने क्या होता है? सम माने होता है संक्षेप। यहाँ पे वैसे सम माने समान भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका क्या अर्थ लेंगे? संक्षेप या सिकुड़ना। और आस का मतलब क्या होता है? आना, आना या बैठाना। ठीक है। इसका एक शब्द और होता है पास। एक अर्थ और निकलता है सम का पास। तो सम प्लस आना क्या, सम प्लस आस क्या होता है? समास। तो सम का क्या मीनिंग निकलेगा यहाँ पे? संक्षेप या संक्षिप्त या फिर सिकुड़ना या फिर पास। ठीक है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि दो निकटवर्ती, दो या दो से अधिक निकटवर्ती पदों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। संधि और समास में क्या अंतर होता है? देखिए, संधि और समास में अंतर क्या होता है? देखिए, संधि में क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। संधि में दो वर्णों की दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। लेकिन समास में क्या होता है? दो पदों का मेल होता है भाई। दो पदों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। ठीक है। अब क्या होता है संधि के अंदर? तो क्या होगा? वर्णों का मेल होगा और उससे जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगी? संधि होगी। लेकिन समास के अंदर क्या होता है? समास के अंदर पदों का होता है भाई। पद होते हैं इसके अंदर। पदों के मेल से होने वाले विकार को हम समास कहेंगे। अब देखिए, एक शब्द है पीतांबर। तो पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर। तो इसमें क्या हो गया? इसमें संधि क्या बनेगी? ये क्या होगी? संधि। लेकिन इसके अंदर अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पित है जो अंबर। ठीक है। ये होगा ऐसे। संधि के अंदर क्या होता है? संधि के अंदर वर्णों की संधि होती है। समास के अंदर पदों का मेल होता है। और
संधि क्या करती है? संधि वर्णों को वर्णों के को मिलाती है, उससे एक नया विकार उत्पन्न करती है। और समास क्या है? पदों को मिलाती है, जिससे एक संक्षेप रूप देती है, छोटा रूप देती है। समास का अर्थ क्या होता है? देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप या छोटा रूप, ठीक है, या फिर पास, ये होता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे परिभाषा के अंदर? दो या दो से अधिक निकटवर्ती, जो निकट है पद, वो निकटवर्ती पदों के मेल को समास कहेंगे, ठीक है। ये है समास की परिभाषा। और संधि और समास में और क्या अंतर होता है भाई, बताइए? क्या अंतर दिखाई देता है आपको संधि के अंदर? एक तो दो वर्णों का मेल हो गया भाई, ठीक है, उसमें पदों का मेल हो गया। देखिए, इसमें क्या होता है, जब संधि को हम तोड़ेंगे तो उस तोड़ने को संधि के अलग करने को क्या कहेंगे हम? विच्छेद। और समास के अलग करने को अलग पद करने को हम विग्रह कहेंगे भाई। क्या कहेंगे? विग्रह। ये था संधि और समास में अंतर। हमने देखा, परिभाषा भी देखी हम, समास की क्या परिभाषा है। इसके अंदर क्या होता है भाई? चार चीजें होती हैं, देखिए। समास के पद चार तरह से होते हैं। कैसे? देखिए, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, एक होता है समस्त पद, एक होता है विग्रह। ये होता है। तो यहां पे देखिए, समास के पद, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद, एक होता है समस्त पद, और एक होता है विग्रह। अब पूर्व पद क्या होता है? ये शुरू में मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि आगे चल के जब हम समास के भेद करेंगे, उनके अंदर इन चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। पूर्व पद, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, प्रधान हो, और ये जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। और ये क्या होता है? समस्त पद पूरे पद को दर्शाता है।
और ये विग्रह करने पर ये अलग अलग पद दर्शाता है। दर्शाता है। कैसे? देखिए, आप पीतांबर ले रहे थे ना हम, पीतांबर, ये क्या है? ये समस्त पद है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, पीत प्लस अंबर, अलग कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो अलग किया, ये क्या हो गया? विग्रह, विग्रह हो गया। अब जिसमें ये पद प्रदान होगा ना, ये क्या हो गया? पूर्व पद। और जिसमें ये पद प्रदान हो गया, ये हो गया उत्तर पद। अब ये देखिए कि जब हम समास के भेद करेंगे, उनके अंदर किसी के अंदर पहला पद की प्रधानता होगी और किसी के अंदर दूसरे पद की प्रधानता होगी, किसी के अंदर दोनों पदों की प्रधानता होगी, और किसी के अंदर एक भी पद की प्रधानता न होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता होगी। वो क्या होगा? वो समास होगा, ठीक है। अब देखिए, संधि के अंदर क्या होता है? एक संधि और इसमें अंतर है, मुझे याद आ गया। संधि के अंदर तत्सम शब्दों की संधि होती है भाई, ये मैंने कल संधि करवाई, उसके अंदर भी तत्सम शब्दों की संधि होती है। लेकिन समास के अंदर विग्रह तत्सम शब्द भी होंगे, और हिंदी के होंगे, उर्दू के होंगे, और अरबी फारसी के भी होंगे। ठीक है, ये है भाई। पीतांबर समस्त पद होंगे, पीत प्लस अंबर। देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? समस्त पद बोलेंगे इसको, पूरे को। और जब हम इनको अलग टुकड़ों में करते हैं तो इसको हम समास के अंदर विग्रह बोलेंगे, और संधि के अंदर इसको हम विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद। और ये देखिए, ये जब हम जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है, पूर्व पद मुख्य होता है, उसे हम पूर्व पद बोलेंगे, और जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है उसको हम उत्तर पद बोलेंगे, ठीक है। देखिए, एक बार नजर डालिए, फिर आगे चलते हैं कैसे क्या होगा। अब समास के भेदों की तरफ चलेंगे हम। देखिए, जब हम समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। व्यास मीने क्या होता है? विस्तृत। और इसका क्या होता है? संक्षिप्त। ये होते हैं। अब इसके भेद देखेंगे हम, समास के भेद देखेंगे हम। कौन कौन से हैं भाई? समास के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। कौन कौन से? पहला है
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। सेकंड है तत्पुरुष। तत्पुरुष। तीसरा है द्वंद्व। द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास। चौथा है बहुव्रीहि समास। अब देखिए, चार पदों के आधार पर हैं। वे पद अलग थे, वो मैंने ये बताया कि कैसे टुकड़े होते हैं, कैसे मिलाप होता है और किसको क्या बोलते हैं। अब ये देखिए, वैसे मैंने उसमें क्या माना गया है, इसके 6 भेद माने गए हैं। जो कर्मधारय द्विगु है वो भी ऐसे ही काउंट कर लिए, लेकिन वो तत्पुरुष के ही भेद माने गए हैं। तो 4 पदों के आधार पर इसके 4 भेद होते हैं। अविभाव समास, इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है भाई, और इसमें तत्पुरुष में उत्तर पद है। और इसमें दोनों पद प्रधान। और इसके अंदर नहीं तो पहला होता और नहीं उत्तर होता। पहला पद होता और नहीं दूसरा पद। बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद, ये होगा भाई। देखिए, समास के भेद होते हैं 4 पदों के आधार पर। अविभाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुव्रीहि में न तो पहला पद प्रधान होता और न ही दूसरा पद, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये थे हमारे समास के भेद। अब आगे देखेंगे समास के भेद हैं जो ये 4, वो कैसे कैसे बांटे गए हैं। अविभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, और क्या था, बहुव्रीहि। अब ये देखिए, अब अविभाव समास में क्या होता है, अव्यय मिलेंगे और क्या मिलेगा, पुनरुक्ति शब्द। अविकारी शब्द और उपसर्ग, ये मिलेंगे इसके अंदर। अविभाव समास के अंदर क्या क्या होंगे, क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है, इसमें अव्यय की प्रधानता होगी। इसमें पहला पद प्रधान होगा, अव्यय मिलेंगे, पुनरुक्ति शब्द मिलेंगे, अविकारी शब्द भी मिलेंगे और उपसर्ग भी मिलेंगे इसके अंदर। तत्पुरुष के अंदर क्या मिलेगा, कारक विभक्ति। द्वंद्व में क्या मिलेगा, द्वंद्व में जोड़ा, विपरीत शब्द, विलोम,
ठीक है, ये मिलेंगे। बहुव्रीहि में क्या होगा, जो अद्वितीय शब्द है, अद्वितीय हो और क्या हो, जैसे देवता के नाम, ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द क्या होंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जब भेद करो तो आसानी से पहचान में आ जाए। ये मोटे तौर पर पहचान बताई है मैंने। अविभाव समास के अंदर अव्यय मिलेंगे, ठीक है, और तत्पुरुष समास के अंदर कारक विभक्ति मिलेंगी, द्वंद्व समास के अंदर जोड़ा मिलेगा, विपरीत शब्द मिलेंगे, विलोम शब्द मिलेंगे। बहुव्रीहि समास के अंदर जो कोई अद्वितीय चीज होगी, जिसके जैसा संसार में कोई नहीं है, वो अपनी एक यूनिक चीज है, अपने लिए ही रूढ़ है, वो क्या होगी, बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगी। और देवताओं के नाम सभी किसमें आएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर आएंगे। अब देखिए जो तत्पुरुष समास है ना, इसमें कईयों ने क्या बताया है, जो पहले हम अविभाव समास कर लेते हैं, फिर तत्पुरुष समास आएगा तब करेंगे तत्पुरुष समास। अविभाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, और इसमें अव्यय शब्द होते हैं, पुनरुक्ति शब्द होते हैं। और क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अब देखिए जैसे यथा, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, ठीक है। और क्या है इसके उदाहरण, आ जन्म, देखो आ जन्म, जन्म तक, ये आ गया ना, ये क्या है, उपसर्ग है भाई, ठीक है। इसके कई शब्द ऐसे मिलेंगे आपको, देखो यथा, भर, प्रति, बे, आ, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कौन सा होगा, अविभाव समास का उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे। जो अविभाव समास है वो बिल्कुल आसान पहचान है इसकी, ये सबसे आसान है पहचानने में। इसमें पूर्व पद की प्रधानता होगी, अव्यय शब्द होते हैं, पुनरुक्ति शब्द। अब पुनरुक्ति शब्द देखिए, पुनरुक्ति शब्द कैसे, पुनरुक्ति शब्द वे होते हैं जैसे बातों बात, हाथों हाथ, जो एक शब्द डबल आए, साथ साथ आए, वो क्या हो जाएंगे, रातों रात, दिनों रात नहीं, रातों रात, रातों रात, बातों बात, ठीक है, एक एक, ये ऐसे, जो ये ऐसे शब्द होंगे ना, ये पुनरुक्ति शब्द, वो क्या आएंगे, बहु इसमें अभी भाव समास के अंदर आएंगे, ठीक है। तो
आ समझ? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ये देखिए हमने ये था भाई समास की मेन पहचान। अब हम करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करेंगे पीवाईक्यू। तत्पुरुष समास हम कल करेंगे क्योंकि वो बड़ा है, उसमें आज वो कंप्लीट नहीं होगा और अधूरा रह जाएगा तो समझ में कम आएगा भाई, इसलिए उसको कल के लिए रखते हैं हम। आज डेफिनेशन कर ली और मोटा मोटा हमने ये देख लिया कि समास के अंदर होता क्या है, कैसे इसकी पहचान होती है, कितने भेद होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष के अंदर उसके और भी उपभेद हैं, उनको देखेंगे हम अच्छी तरह जिनसे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यथाशक्ति में समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, क्रमधारय है या उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो बताइए। ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? यथाशक्ति में समास, नहीं तो तत्पुरुष होगा, नहीं बहुव्रीहि और नहीं कर्मधारय है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या है? अविभाव समास है। ठीक है, चलते हैं आगे। किस युग्म में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास है, बी सतसई द्विगु समास है, आजन्म अविभाव समास है, प्रतिवर्ष कर्मधारय समास है, तो बताइए आंसर दीजिए। देखो दाल रोटी क्या है? द्वंद्व में, ये भी सही है। सतसई क्या है? द्विगु है, ये भी सही है। और आजन्म देखो ये उपसर्ग है, आजन्म मैंने बताया था ना जन्म तक, ये अविभाव का ही उदाहरण है। इसमें भी अविभाव समास ही आएगा, आंसर हमारा ये हो जाएगा भाई, ये है यहाँ पे, ठीक है। प्रतिवर्ष ये क्या है? अविभाव समास है। आगे चलिए देखिए, यथोचित किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का है, तत्पुरुष का है, या अविभाव समास है, या फिर द्विगु समास है, तो क्या हो जाएगा? यथो उचित में, यथा उचित, उचित के अनुसार, तो ये क्या हो गया? अविभाव समास हो गया यहाँ पे, ये वाला। आगे देखिए, आपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व का है, तत्पुरुष का है, अविभाव का, या फिर द्विगु का है, बताइए किसका उदाहरण है ये? आपाद मस्तक किसका है? ये अविभाव समास का है, यानी कि पाद से लेकर मस्तिष्क तक, पैरों से लेकर मस्तक तक, ठीक है ना, ये पैर होते हैं। चले आगे, आंसर क्या होगा? अविभाव समास। आगे देखिए, समास कितने भेद होते हैं? समास के 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या फिर 6 होते हैं, बताइए। तो कितने भेद होते हैं? ये 6 है भाई, ये ऐसे है 6, तो आंसर हमारा 6 है। 6 कैसे माना है इसने? मैंने बताया था कि वैसे तो पद के आधार पर 4 भेद होते हैं, लेकिन वैसे
6 भेद होते हैं मुख्यतः। कौन से हैं ये? अविभाव, तत्पुरुष, फिर क्या है? कर्मधारय, फिर क्या है? द्विगु, और दो बचते हैं द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये ऐसे ऐसे माने हैं। अगर पेपर में ऐसे है समास के कितने भेद होते तो हमने 6 ही लगाने हैं, क्योंकि मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं ये, लेकिन पदों के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद माना गया है, कर्मधारय और द्विगु को माना गया है पदों के आधार पर, क्योंकि तत्पुरुष के अंदर उत्तर पद प्रधान होता है, तो कर्मधारय और द्विगु के अंदर भी उत्तर पद प्रधान होता है, इसलिए इसको तत्पुरुष के ही भेद के रूप में माना गया है। लेकिन ये अलग अलग रखे गए हैं भाई, इनकी अलग अलग महत्ता है अपनी। ठीक है, तत्पुरुष आगे चलेंगे हम, कल की क्लास में देखेंगे। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह क्या है? दिनम दिनम व दिनम दिनम, दिन दिन प्रति, दिन व दिनम, तो प्रतिदिन। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? प्रतिदिन क्या हो जाएगा आंसर? है बी, दिनम दिनम प्रति, ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अविभाव समास का नहीं है? राजपुत्र, यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्येक। तो बताइए इनमें से कौन सा अविभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तत्पुरुष के अंदर कौन सा हो गया? संबंध, काके की होता है ना संबंध। ये क्या है? यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, दिन, हर दिन, प्रतिदिन, प्रत्येक। इसमें देखो प्रति प्लस एक, तो प्रत्येक बन गया। संधि कौन सी है इसमें? कौन सी संधि है? यह संधि है। एक शब्द के अंदर संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकता है, उपसर्ग भी हो सकता है और प्रत्यय भी हो सकता है। ये व्याकरण है। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए यथासंभव। यथा संभव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व या फिर अविभाव समास। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही रहेगा? अविभाव समास। यथा, भर, प्रति, आ, बे, ये सब किसके अंदर आएंगे? अविभाव समास के अंदर। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट, तो कौन सा हो जाएगा? ये अविभाव समास। चलते हैं आगे। यथास्थान, ये तो हमने अभी देखा था, ये हो जाएगा आंसर अविभाव समास। आगे देखिए, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अविभाव समास, द्वंद्व, बहुव्रीहि या फिर द्विगु? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? मैंने पहले भी बताया था, क्रिया विशेषण किसका भेद है? अव्यय का। किसका है? अव्यय का। और अव्यय शब्द किसके अंदर मिलेंगे? अविभाव समास के अंदर। मैंने ना बहुत अच्छी तरह बताया है, अच्छी पहचान बताई है आपको
कि अविभाव समास के अंदर क्या मिलेंगे, अव्यय मिलेंगे, अविकारी शब्द होंगे, पुनरुक्त शब्द होंगे और उपसर्ग होंगे। इनके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको उपसर्ग का पता है, अव्यय का पता है और अविकारी शब्द का पता है, पुनरुक्त शब्दों का पता है, तो आप इजिली इनको कर लेंगे। ठीक है, आगे है हर रोज में कौन सा समास है, हर रोज। तो बताइए, ये भी क्या है, एक अव्यय शब्द है भाई। देखो, अव्यय शब्द कौन से होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जो अपने लिए ही रूढ़ होते हैं, उनमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अब ये देखिए, हर रोज शब्द के अंदर हम कोई भी बदलाव ला सकते हैं? हरी रोज भी नहीं कर सकते, रोजी भी नहीं कर सकते, ये अपने लिए ही रूढ़ है। तो ये कौन सा हो गया, अविभाव समास। आगे देखिए, प्रत्यक्षण शब्द में कौन सा समास है, प्रत्यक्षण में बहुव्रीहि, कर्मधारय, अविभाव या फिर द्विगु। तो ये मैंने बताया था ना कौन कौन से शब्द आते हैं, इसमें उपसर्ग है, ये देखो प्रतिक्षण। तो प्रति आ गया, कौन सा हो गया, ये हमारा अविभाव समास। आगे देखिए, यथा रुचि, रुचि के अनुसार, तो किस में आएगा, ये अविभाव समास के अंदर। आगे देखिए, यथा समय, ये सारे यथा यथा वाले दे रखे हैं भाई, और ये देखो पी वाई क्यों है, तो कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, अविभाव समास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है, सही नहीं है। पंचवटी द्विगु समास है, विद्या भंडार तत्पुरुष समास है, प्रणकुटी द्वंद्व समास है, या फिर यथा नियम अविभाव समास है। तो एक सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है। बताइए, सोचिए। पंचवटी में द्विगु समास है, विद्या भंडार में तत्पुरुष समास है, और प्रणकुटी में द्वंद्व समास नहीं होगा। देखो, द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। कैसे, पर्णकुटी, पर्ण माने पत्ता, पत्तों की कुटिया, ये बनेगा इसका। ठीक है, इसमें संबंध दर्शाया है, तो किसमें आएगा, ये तत्पुरुष समास में। आंसर हमारा सी हो जाएगा। पंचवटी द्विगु समास है भाई, विद्या भंडार तत्पुरुष समास है। देखो, इसको कई बार बहुव्रीहि में भी रखते हैं, कई बताते हैं कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। मैं तो नहीं मानती भाई, देखो, क्योंकि नियम देखो आप, पंचवटी 5 वटों का समूह है। पंचवटी नहीं, ये नहीं है कि ये अपने लिए ही रूढ़ है, पंचवटी कहीं भी हो सकती है भाई, इसलिए ये द्विगु समास के अंदर आएगी। यथा नियम, नियम के अनुसार अविभाव समास है। ठीक है, आगे है, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है। पुस्तकालय तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है। तो बताइए क्या हो जाएगा, पुस्तक के लिए आलय, तो क्या हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अविभाव समास के हमने पीवाईक्यू देख लिए हैं। अब तत्पुरुष समास के पीवाईक्यू स्टार्ट हो गए हैं, तो हम इसको कल करेंगे तत्पुरुष समास, तो उसी के साथ देखेंगे। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो कमेंट जरूर करें। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मास्टर जी पर। धन्यवाद।